हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज़ लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी ना जी, मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए मुझे ये बात है कि रोज़ी को वार्निंग दे रही है, आपके सब्र और उसका जो हिम्मत आपको पता नहीं है। आप कुछ भी कर लो, मैं आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोग कहते हैं ना, लातों से भूत वो हाथों से बातों से नहीं मानते। उसको हाथ पैर शब्द कुछ भी कम ही पड़ जाएगा। उनको पकड़ना है, उनको समझाना है, वो सबक सिखाना है, उन्हीं की भाषा में ही बात करना है। जैसे चोर को और फिर ये तू मैं अनुपमा और दिग्विजय आपको संभाल नहीं सकती। इट्स वेरी फनी। वो उसको प्रोजेक्ट फिर से सर फूटा, वही भी हल देगा अभी कि उसके पोट्री इतने प्यारे से दिखाए दे और बीच में माही का। मुझे मुझे मोटी बात पर हैरत होती है, फिर खुद पर दामाद पर कोई आज ये कुछ तो झोल है। क्या उसको सारे राज और भी बड़े राज पता है कि लिटरली गौतम को अपनी गोदी में लेके जा रही है। इतना घटिया अफेयर है, फिर कोई बात कमी है। आपको गौतम का अंकल आना था तो इसलिए अपने माही से शादी करवा दी। क्या आपके बेटे क्या इतने भी नालायक हैं कि वो बिजनेस को संभाल नहीं सकते? गौतम जैसे घटिया आदमी से, आदमी क्या इंसान कहने के भी लायक नहीं है। ये कुछ तो झोल है, उसने बड़ा कांड किया होगा मोटी बा ने, इसलिए उसको पता होगा और इसलिए वो गोदी में लेके लिटरली घूम रही है। लिटरली हर फल किसी के बात में नहीं यकीन कर रहा है, ना ही प्रेम, ना ही माही पर या राही पर, कुछ भी नहीं। और अनु को पता चल के कुछ तो गड़बड़ है और ये होगा, लेकिन रोजी ने किया होगा ज्वेलरी चुपके से उसको बदला लेने के लिए। काम काम मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा उनको, ऑफ कोर्स दिग्विजय को पता चल ही जाएगा और वो ये दोनों मिलके वो बाल की खाल निकालेंगे। सो सीसीटीवी कैमरा तो ये तो होना ही है, लेकिन आप दिल से पछताएंगे, आपको कम असर पड़ सकता है, लेकिन पर कम को भुगतान करना ही पड़ेगा ना। किस किस को नहीं सुनाया। अब बच्ची पिता से अलग कर दिया था, भानुमा को धोखा दिया था, पाप के पाप ऊपर कर दिया था। अब ये बात याद आ रही है तो कभी कभी फ़ोन किया करो। अभी भी नहीं साथ छोड़ रही है, इतना बड़ा गिल्ट है तो कम हो सकता है पढ़ना, लेकिन होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा को कुछ बेचैनी हो रही है या कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई है तो उसको नींद नहीं आ रही, उसकी वजह से उसने फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो उसमें माही की मिस कॉल दिखी है और अनुपमा ने कॉल बैक किया है। तो माही ने अभी अपनी सारी जो है अपना दर्द, अपना रोना सब कुछ छुपा लिया है। और जब सुबह उसकी राही से बात करी है अनुपमा ने, वो दोनों कह रहे कि हम गोवा आना चाहते हैं, लेकिन अनुपमा ने अभी टाल दी है बात को। और बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो अपनी परेशानियाँ, अपने दुख इन लोगों को नहीं बताना चाहती। लेकिन कोठारी हाउस में जो भूचाल आया है वो अच्छा था। माही ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो ये घर छोड़कर जा रही है। और वो गौतम उससे कह रहा है कि चलो हम कमरे में चल के अरे कमरे में चलकर बात करने लायक तुम हो भी। और जब माही ने सब कुछ बता दिया है कि इसका क्या कहते हैं,
गौतम का कहीं बाहर मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो वो मतलब अभी तो उसने एक सिरे से नकार दिया, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ। पर झूठ बोलने की भी तो कोई लिमिट होती है। और प्रेरणा ने भी बोला है कि मैंने इसको खुद देखा है। और लेकिन ये मोटी बा का दिमाग मतलब भेजे में दिमाग है या नहीं है, या सिर्फ उसका दिमाग उल्टे कामों में चलता है, दूसरों की बुराइयां करना, मतलब जैसे उसने राघव के साथ किया था। तो जबकि उसका खुद का सगा दामाद था, अरे कम पैसे वाला था, पर था तो अच्छा आदमी। तुम पैसे वाली होकर क्या कर लिया तुमने, तुम्हारे में कौन से गुण हैं? मेरे को तो एक भी वसुंधरा कोठारी अपना एक भी गुण बता दे तो मैं मान जाऊं। सारा परिवार एक तरफ खड़ा है और ये अकेली गौतम के साथ खड़ी है। ऐसा क्या जो है हीरे मोती लाके दे रहा है गौतम इसको? सब पूरा घर एक साथ खड़ा है, एक साथ। और ये अभी भी गौतम की माला जप रही है, क्यों भाई? ऐसा क्या है इसमें गौतम में? भला तुम्हारी पोती के साथ इसने कितना गंदा व्यवहार किया, उसके बावजूद तुम उसको पलकों पे बिठाए बैठी हो, तो सवाल तो उठेंगे ही। इधर उसको अनुपमा को याद आया है कि जया का कोई प्रोजेक्ट था, वो उसको पूरा करना था, और उसका प्रोजेक्ट वो पूरा करके जल्दी जल्दी निकल रही है कि दिग्विजय से टकरा गई है। और जो उसने शायद कुछ डेकोरेट किया था, मटकी थी, छोटा सा घड़ा था, जो भी था, वो उसके हाथ से गिर के टूट गया। और अनुपमा ने सारा कुछ उसको पर बोल दिया, और दिग्विजय उसको हैरानी से देख रहा है। और अभी तक दिग्विजय को ये नहीं पता है, चल पाया है कि सावी अनुपमा की ही रेसिपीज़ फॉलो करती थी, क्योंकि अनुपमा को ज़्यादा गाने की आदत नहीं है कि वो मैं ही वो अनुपमा जोशी बहन हूँ, मैं ही वो सब कुछ हूँ। पर ऐसा कभी उसने गाया ही नहीं, किसी के सामने नहीं गाया, तो अब इसके सामने क्या गाएगी? तो ज़्यादा वो, क्योंकि अपने गुणगान तो वो कभी उसने कभी करा ही नहीं है। लोग उसकी अगर तारीफ़ करते हैं तो वो उसमें भी वो थोड़ी संकुचा जाती है। तो जब ये जा रही है तो वहाँ पे कोई बेकरी वाले हैं, उन्होंने उसको जया को एक मतलब केक दिया है, और उन्होंने कहा कि सावी यहीं से ब्रेड लेके जाती थी, ये है। और उन लोगों ने ही दिग्विजय को बताया कि उनके बेटे ने इस कार को बेचने के लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर को हायर किया है। और घर आके उसने जो उसको बेटे को लताड़ लग, और जब ये भी पता चला है कि इसकी बीवी इसको मतलब छोड़ के अपने बेटे के साथ रह रही है। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, कहीं सावी इसकी सौतेली बेटी तो नहीं थी, इसकी बीवी की? कहीं ऐसा तो नहीं था? क्योंकि अगर ये सगी बेटी थी तो इसकी बीवी को इसके साथ होना चाहिए था, क्यों अपने पति को छोड़कर चली गई? पर ये अब इन सवालों के जवाब तो हमें आगे ही पता चलेंगे। खैर ये रोज़ी अपने गुंडे पति से बात कर रही है, और कह रही है कि मैंने उसको इतना परेशान किया और वो करा। अब वो अनुपमा जोशी यहाँ पर कदम नहीं, तब तक वो आती दिखाई दी है। और आज जिस तरह से अनुपमा ने अपना इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन उसको दिया है कि मैं अगर मतलब कोई मैं जो कीचड़ है तो मैं कमल की तरह खिल जाती हूँ, मैं हौसले और हिम्मत नहीं हारती, मतलब एक एक चीज़ अपने बारे में उसने। लेकिन रोज़ी को तो अभी कुछ समझ में आया ही नहीं कि वो क्या कह रही है, क्यों कह रही है, किस लिए कह रही है, ये सब अभी रोज़ी समझ ही नहीं पाई है। और समझने के लिए उस अगले जो सामने वाला उसके पास अनुपमा जैसा साफ दिल होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे झूठ कपट छल ये सब हो, तो वहाँ पे वो अनुपमा की बात कभी समझेगा ही नहीं। तब तक वहाँ पे मैनेजर ने दोनों को बुलाया है, तो उसने कहा कि इसको क्यों बुलाया है? अब वहाँ पे पता चला है कि जो है इस होटल के जो ओनर थे वो भी कल उसमें थे, और अनुपमा की सर्विस से वो बहुत इम्प्रेस हुए हैं, और उन्होंने रोज़ी की जो पोस्ट थी वो अनुपमा को दे दी गई है। और रोज़ी जो है अब
अब या तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया है या उसको अनुपमा वाली पोस्ट दी गई है। क्योंकि और जब वो मैनेजर ये कह रहा है कि तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो उसको सुधारने की बजाय, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो कभी सुधरना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अब चाहे उसका अंजाम फिर कुछ भी हो। क्योंकि अब इन दोनों का, मियाँ बीवी का, अब असली घर जो है इनकी जेल होने वाली है। अब क्योंकि अब जो फिर कैप दिखाया है वो फिर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। जिस तरीके से अनुपमा ने रात को फोन देखा और देखा कि वहां पे मिली माही का मिस कॉल था, तो उसने फोन किया। वो रो रही थी। उसने पूछा कि क्या बात है बेटा, बताओ। लेकिन उसने बताया नहीं, कुछ नहीं, आपकी याद आई इसलिए फोन किया। तब उसने कहा याद आने से पहले ही फोन किया करो बेटा, कोई भी बात हो मुझे बताओ। लेकिन माही ने नहीं बताया। अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो गौतम ने गलती की है ना, माही को प्रार्थना समझने की। क्योंकि माही जब अपनी पे आती है तो किसी की नहीं सुनती। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये वसुंधरा का क्या कहना है, क्या कह रही है, इसे समझ में आता है कि जब पत्नी पति को अपनी पत्नी से वो नहीं मिलता तो इसलिए पति बाहर मुंह मारते। छी। तो क्या पति का सुख अगर माही को नहीं मिलता तो क्या माही को भी बाहर लड़के ढूंढने, बॉयफ्रेंड ढूंढने चाहिए? वसुंधरा कोठारी, ये औरत का आखिर रिश्ता क्या है गौतम से? सच में उसे खुद के बच्चे, पैदा किया हुआ बच्चा अनिल, उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस गौतम गांधी पर है। फिर चाहे वो उसे हर बार धोखा क्यों ना दे। यही था ना, जब तेरा घर नीलाम होने वाला था तो सबसे पहले भागने वालों में से यही तो था ना गौतम। और कहता है कि वही बिजनेस संभालता है। तो आज तक जब तक प्रार्थना की शादी नहीं हुई तब तक क्या तुम्हारा बिजनेस ठप था? इतनी ऊंचाई पर जो पराग कोठारी बिजनेस को लेकर गया था, तो क्या वो काबिल नहीं था? उसमें काबिलियत नहीं थी? ये क्या बोल रही है? एक औरत होकर औरत की इज्जत करनी चाहिए, वो भूल ही गई है। सही कहा प्रेम तुमने कि भगवान भी आकर गए ना, तब भी तुम्हारी मोटी बात मानेगी नहीं। क्योंकि भगवान से भी ऊपर खुद को समझती है। लेकिन एक दिन ऐसा गिरेगी ना ये औरत कि ये सबका साथ छोड़ देगी, एक एक करके इसका सब लोग साथ छोड़ देंगे और खुद इस घर में अकेली रह जाएगी अगर ऐसी ही हरकत रही उसकी तो। और यहाँ पे प्रेम को फोन आया अनुपमा का, राही को, कि माही ठीक तो है? तो हाँ, उसने फोन किया था लेकिन कुछ बताया नहीं। तब वो कहते मम्मी आपको बहुत जरूरी बात बतानी है, सरप्राइज है आपके लिए। और हम तो चाहते कि हम आपसे मिलने गोवा आएंगे। लेकिन यहाँ आकर क्या देखेंगे प्रेम और राही कि अनु कितनी स्ट्रगल कर रही है, इसलिए उसने मना कर दिया। तब उसने कहा कि हम भी हमारे सारे काम देखेंगे और उस तरीके से टाइम निकालने के बाद ही हम वहां आएंगे। और यहाँ पे रोजी, अभी तक तुमने अनुपमा को पहचाना कहाँ है? उसके अंदर जो जज्बा है, जो उसने कहा कि अगर कीचड़ है तो कमल खिलूंगी, कमल की तरह खिलूंगी और हौसला कभी नहीं हारूंगी। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, तो आज तक कभी हार मानना नहीं सीखा, तो और अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा कभी। ये रोजी ने अनुपमा को कम आंका है और पॉल ने भी। जिस दिन असली अनुपमा से मिलेंगे ना, उस दिन इस पति पत्नी के छक्के छूट जाएंगे। इतनी चीप और घटिया हरकत करोगी तो तुम्हें क्या पता से मिलेंगे रोजी? चलो, कल जो उसने उसके साथ किया वो तो नहीं बताया अनुपमा ने, लेकिन उसके काम को लेकर खुद ऑनर ने, इस होटल के मालिक ने उसे देखा किसी को ना बताते हुए, और उन्हें अनुपमा का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। कोई उन्हें नोटिस नहीं कर रहा था, तब वो उन्हें नोटिस कर रहे थे और इसलिए उन्हें, अनुपमा को एक ही दिन में सुपरवाइजर बना दिया। और सही कहा आपने कि चावल की बोरी में एक चावल देखकर ही पता चल जाता है कि चावल कितने अच्छे हैं। जो एग्जाम्पल मैनेजर ने दिया बहुत बढ़िया था।
और सच में वो अंकल आंटी से आज अनुपमा ने बात की। उसने कहा तुम पेस्ट्री खाओगी? उसने मना कर दिया। कितनी अच्छी बच्ची है, कितने अच्छे संस्कार दिया आपने। नहीं तो दूसरा बच्चा रहता तो पेस्ट्री सुनकर मांग लेता, लेकिन नहीं, जयू ने नहीं मांगा। और उसने कहा कि इसकी बीवी भी है और एक बेटा भी है, लेकिन उसकी बीवी इसके साथ नहीं रहती है, अलग रहती है। और उन्होंने ही दिग्विजय को बताया कि तुम क्या सावरी विला बेच रहे हो? तो नहीं तो द एजेंट आया था, तो तब वो पता चल गया। पूरे सालगुंडा में ये खबर फैल गई है आग की तरह। तब उसे पता है कि तुम्हारे बेटे ने भेजा था उसे। तब वो फोन करता है और बिल्कुल सही कहा है कि एक बाप से पंगा मत लेना, वरना बहुत बुरा हाल होगा। ये बात तो सही कही है दिग्विजय जी ने कि बाप को कम आंकने की गलती मत करना। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और मुझे तो लगता है इसकी बीवी पैसों की ही लालची है, इसीलिए वो दिग्विजय को छोड़ कर गई है। और उसका बेटा भी पैसों का लालची ही दिखा। माँ और बेटे सेम टू सेम। और बेटी अच्छी थी और दिग्विजय अच्छे थे, इसलिए बाप और बेटी साथ में रहते थे। लेकिन बेटी को भी भगवान ने छीन लिया, जो वो अंकल और आंटी ने बताया, जो पारसी है। और उसने ये भी कहा कि सावी हमारे पास से ही ब्रेड लेके जाती थी। जब उन्होंने कहा आप मुझे ये ब्रेड बनाना सिखाएंगे, तब सावी बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन गॉड ने उसे अपने पास बुला लिया। धीरे धीरे दिग्विजय के बारे में अनुपमा को पता चलेगा। और अब ये जो प्रीकेप दिखाया, जिसमें ये जो हार चोरी करवाया, ये सिर्फ रोजी ने बदला लिया है। लेकिन रोजी ने खुद अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि जिस होटल में इतने कैमरे, तो वहां क्या छुपाए हुए कैमरे नहीं होंगे? कहीं ना कहीं तो उसका कैप्चर किया ही होगा उसे भी। जैसे उस दिन भी बोल रही थी कि यहाँ पे कैमरा है तो मैं इसे ज्यादा ओवर टाइम नहीं करवाऊंगी, वरना मैं ही खतरे में आ जाऊंगी। वैसे भी खतरे में ही आ गई तुम। लेकिन वो कहते हैं ना, रामनवमी पे कभी भी रावण की जीत नहीं होती है, राम की ही जीत होती है। तो राम विजय पर, रामनवमी के पर जीत बुरे लोगों की कैसे होगी? बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और मुझे लगता है दिग्विजय ही मदद करेंगे अनुपमा की। सही कहा अनिल भाई, ये गौतम है ही घटिया। इसलिए तो खुद का अफेयर है वो नहीं दिखाया, लेकिन उंगली प्रेरणा और प्रेम पे सीधी इल्जाम लगा दिया। फिर भी तो आपकी माँ की आंख कहाँ खुलने वाली है? उसके लिए तो गौतम भगवान है और आप सब लोग रावण। सुचि जी, बिल्कुल सही कहा आपने रोजी के लिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब अनुपमा को ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। और ये भी आपने बात सही कही है कि कुछ तो झोल है। जी हाँ, गौतम और वसुंधरा में बिल्कुल करेक्ट है। तो सुजाता जी, आपका भी कहना सही है। और गुस्सा तो आज वसुंधरा पे सबको ही आया है कि वसुंधरा का दिमाग उल्टे कामों में ही चलता है, सही दिशा में तो चलता ही नहीं है। करेक्ट है ख्याति जी, आपने भी वसुंधरा के बारे में ही कहा है कि ये लॉजिक जो वसुंधरा ने माही को दिया है कि पति तभी बाहर जाता है जब पत्नी में कुछ खोट हो या जो भी है, ये तो फिर माही को भी करना चाहिए। माही को भी लड़के ढूंढने चाहिए बाहर, क्योंकि माही को तो अभी तक पति से वो सुख मिला ही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। तो ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। जी ना जी, मैं सोच रहा हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेरा मानना है कि ये अरमान इतने पे बदल गया कि सबके सामने किसी पर इल्ज़ाम या किसी पर बेइज्जत करना, ये क्या शोभा देता है? अगर वाकई बात करना है तो अलग से करते। वो लोग अपनी बेटी के बेटे का तो ध्यान रखते हैं क्या और क्या करना है। तो चाची साहब को इतनी बुजुर्ग सबके सामने बेइज्जत करना, विद्या और अरमान के बीच क्या अलग है? दोनों यही करते हैं और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और खुद पर कुछ नहीं है। दूसरों के इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, कुछ पर तो गिरेबान झांकना चाहिए ना। चलो अच्छी बात है। अरमान अभिमान की वजह से, ज़्यादातर अबीरा की वजह से तो नानी दादी साथ ठीक हो रही है और उसको खुशी के मारे इतना है कि तानिया भी हक करती, उसको बात करी, खुशी अपनी जाहिर। वाकई ये दोनों वेल विशर है। मतलब जैसे
अबिरा की उसको अपनी बेटी की मिलने वो क्या बात कर सकती, गुस्सा होगी, कैसे उसको शांत करे, उसको इतना ये है। और ये मायरा माँ कहने के लायक लोग वो कह रही है, ये तो कान्हा जी मिस्टर कान्हा भी उसे माफ नहीं करेंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। भाषा सब अबिरा की तरह है। और क्या पट्टी बढ़ाई इसने तो, मेहर ने। दिमाग नहीं है अरमान को भी, विद्या को भी, विद्या से क्या ही कहें। और मायरा को उसको पता होना चाहिए उसके कैसे वो पैदा हुई है। और कह माँ कहने के लायक नहीं है तो अरमान को तो खैर नहीं, उसको बहुत खराब लगा कि कैसे एक इंसान से और माँ से इस तरह बात कर सकते हैं। बहुत खराब लगा मुझे ये। ज़्यादा यूट्यूब में ही देख पाई, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बहुत गड़बड़ है। माफ़ी मांगने से क्या आपका कर्म ठीक हो जाएगा? हाँ, थोड़ा सा जो इंटेंसिटी जो है उसमें थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन नहीं, मिस्टर खाना कभी उसे माफ़ नहीं करेंगे। जो माँ के बेइज्जत करे वो उसको ज़िंदगी में बहुत पछताएगी। वो सबको पछताना पड़ेगा। ये पौधा इट्स लाइक इंडिविजुअल छोटे छोटे घर हैं, कोई जॉइंट फैमिली के नाम के दब्बा है। मैंने देखा नहीं, एक और फैमिली है मैंने देखा था, लेकिन ऐसे होते हैं क्या? अभी देखते हैं, वैसे भी सब खुश होंगे, वो लोग अलग हो जाएंगे फिर से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो मेहर कुछ कांड करेगी, फिर हनुमान साथ देंगे, पर देखते हैं। अभिमान के एक होना कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि कान्हा जी उसके साथ देंगे। अभी विद्या मेहर को एक टाइम ही भांडा फोड़ देंगे, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सच में ये विद्या पागल ही है। जब वो वहां से मायरा ने चिल्लाकर बोली, तब जाकर उसे होश आया और कह रही है कि ये मैंने क्या कर दिया। मायरा ने सब कुछ सुन लिया। तो सच में मीनू चाची की भी गलती है, क्यों उसने विद्या के हाथ में फोन दिया। और ये इडियट अपने ही बातों में खोई हुई थी जो उस मेहर ने उसे बताई। अरे मेहर की उंगली पे नाचने वाली कठपुतली बन चुकी हो तुम। तो मेहर जैसी लड़की की बात पर यकीन कर रही हो कि तुम्हारी बेटी को छीन लेगी? क्या ये जानती नहीं है, जैसे उस दिन खुलासा किया जब मैंने कहा मैं 8 साल से इस परिवार को जानती हूँ, तब वो कहती मैं 18 साल से जानती हूँ। तो क्या 18 साल में इस विद्या ने अबीरा को पहचाना ही नहीं है कि वो कैसी लड़की है? इससे क्या साबित होता है कि 6 साल तक वो उसके साथ रही, जो पहला लिप आया था, जब ये तिकड़ी 3 की तिकड़ी कितनी अच्छी लगती थी हमें, टीनेजर कहती थी अबीरा कावेरी जी को, और तब ये उसी के साथ थी ना। तो क्या उन 7 साल में भी अबीरा को पहचान नहीं पाई? जिस मुश्किलों से उन लोगों ने अपना घर चलाया, कृष्ण ने बार बार उन्हें बेइज्जत किया, तब यही अबीरा थी तुम लोगों का साथ देने के लिए। और ये अबीरा को नहीं पहचान रही, और मायरा को लग रहा है कि सच में वो वापस आ जाएगी। अपने पापा को पहचाना नहीं क्या तुमने मायरा? और क्या कह रही हो कि एक भी बार तुम नहीं आई और अब वापस आ गई हो? तो तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलने आई थी? ये तो तुम्हारी दादी थी ना जिसने छुपाई बात कि वो नहीं आई, जबकि तुम्हारे एग्जाम के दिन ही तुम्हारी मम्मी वहाँ आई थी। और जिस हालत में वो आई थी, अगर वो अरमान के सामने आती तो शायद अरमान को अपनी गलती रियलाइज होती। सच में ये लोग खुद के गिरेबान में झांक कर देखते क्यों नहीं है? अरमान भी नहीं देखता और ना ही ये विद्या देखती है। जो कहा उसके ऊपर नाचते रहते हैं उनकी बातों में आकर। खुद का दिमाग है या नहीं? और यहाँ पे जो आर्यन और दिशा कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन फिर भी हो कुछ नहीं रहा है। बेचारों की मेहनत वेस्ट हो रही है।
और आज फिर से अरमान ने क्रिश को डांट दिया कि हॉस्पिटल से आई रिपोर्ट देना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझा, क्यों तुमने रिपोर्ट नहीं दी? अरे इंसान के दिमाग से निकल गया होगा, इसमें इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है? और आज जाकर अबीरा को पता चला कि अरमान इस तरीके से बिहेव कर रहा है, जैसे उसने दादी सर से पूछा कि अरमान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तब माधव जी ने कहा कि ये 8 साल से इसी तरीके से सबके साथ पेश आ रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस लड़के का क्या होगा। आज तो हम हैं, लेकिन कल हम नहीं रहेंगे, तब इसका ध्यान कौन रखेगा? और तान्या ने भी कहा कि अगर क्रिश भूल गया तो ऐसा क्या रिपोर्ट में लिखा है जिसकी वजह से आपने मेरे पति की इंसल्ट कर दी? सच में ये अरमान वो अरमान है ही नहीं। उसे दूसरों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। ये भी नहीं देखा कि वहां पे दिशा के घर वाले हैं और कहता है कि उन्हें भी पता चले कि ये कैसा है। कैसा है? कोई कैरेक्टर लेस है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अरमान। तुम इस घर के बड़े बेटे हो और छोटे बेटे को ही नीचा दिखा रहे हो, वो भी तुम्हारे बुआ के बेटे को। ऐसा कौन सा उसने गलत काम कर दिया है जो तुम ऐसे बातें कर रही हो? बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई अरमान को? और यहाँ पे मेहर तो आग लगाने में ही तैयार है। जिस तरीके से वो इसके हॉस्टल तक आ गई और वो भी कपड़े लेकर, ये मायरा को मोहरा बनाकर अबीरा को हर्ट कर रही है। पहले विद्या को मोहरा बना रही है और अब मायरा को। और ये इडियट बन रहे हैं। जब मायरा का तो भी समझ में आता है कि वो छोटी बच्ची, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन ये विद्या को तो सब कुछ पता है ना, फिर भी उसका मोहरा बनी हुई है। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें विद्या। अब तो विद्या के बारे में क्या बोले, उसके लिए कोई वर्ड भी अब बचा नहीं है। गिरगिट से ज्यादा रंग बदलती है। अरे कोई डायन हो, चाहे वैम्प हो, या कोई भी हो, ऐसी औरत हो, वो भी अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचती है, चूड़ेल हो जाए। लेकिन इसको क्या नाम दे, जो खुद के ही बेटे की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब उसका बेटा जिस भी हालत में है उसकी जिम्मेदार अविद्या है, अबीरा नहीं है। और जिस दिन अरमान के सामने उसकी माँ का सच सामने आएगा तो शायद पता नहीं कहाँ मुंह छुपाकर बैठेगा और किस मुंह से अबीरा से माफी भी मांगेगा। और इस बार अगर अबीरा ने अरमान या फिर विद्या को माफ किया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती और खुद की इंसल्ट करना होगा। सच में। चलो, मीनू ने तो भी समझदारी दिखाई और सब लोग बाहर गए। तब मायरा का फोन आया कि मुझे अब से मिलना है। तो इतनी खुश है कि वो घूमर करे उस खुशी में। और अरमान को समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात से खुश है। वो इस बात से खुश है क्योंकि तुम्हारी बेटी उससे मिलने आ रही है। और वही डर था, जिसका डर था वही हुआ कि वो अबीरा तुम्हें कोई पता से देने नहीं आ रही है, तुम्हारी इंसल्ट करने आ रही है। और वही किया। जैसे वहां पे अनुज की बेटी आद्या, जिसने अनुपमा का रेस्टोरेंट में जाकर अपमान किया था कि मैं मेरे पापा से और मेरी शुरू से दूर रहिएगा। यहाँ सिर्फ इतना फर्क है कि माँ अभी तक कोई दूसरी अरमान की जिंदगी में नहीं आई, लेकिन अनुज की जिंदगी में श्रुति थी। चाहे भले ही वो उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन एंगेजमेंट तो की थी ना। तो ये तो पूरा इतिहास ही दोहरा रहे हैं। फर्क इतना है कि यहाँ मायरा होगी, वहां पे। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, ठीक था। अब विद्या को तो हम क्या ही किन उसको उपाधियों से नवाजे ही हमारी समझ का बाहर हो चुका है, क्योंकि अब उसके लिए कोई शब्द हमारे पास बचे ही नहीं है। वो अपने में बड़बड़ाई जा रही है। ये भी उसको एहसास नहीं है कि मायरा इस तरफ दूसरी तरफ फ़ोन पर है और वीडियो कॉल पर है वो। लेकिन जब उसने मायरा की आवाज़ सुनी है तो मैं अब अरमान को समझाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अरे बाप रे बाप, क्या समझाओगी, क्या करोगी? क्योंकि इसने तो सिर्फ झूठ बोलना, छल कपट करना और प्लानिंग प्लॉटिंग करना, ये सब तो सीखा है।
ये तो कर दिया ही है। और इन लोगों को सबको तीनों की ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी। जो तीन एक थे ये लोग, इनकी अगर ये अपनी साजिशें नहीं रचती तो ये आज एक बहुत अच्छी फैमिली होते। अगर जो है अगर उसने बीच में अपनी टांग ना अड़ाई होती विद्या ने, तो शायद अबीरा उस टाइम पे इसको मायरा को मना लेती, पर इसने बीच में कूद कूद के ऐसा कुछ बिगाड़ दिया। और अब जैसे इसकी अब सुनने में जो आ रहा है कि अब ये इसके ये एक्सपोज होने वाली है। और अरमान तो जो करेगा सो करेगा। जब ये मायरा को ये सारी सच्चाई पता चलेगी तो क्या वो अपनी दादी को माफ़ कर पाएगी? क्या वो पहले जैसी रह पाएगी कि उसकी उनकी ज़िंदगी से उसकी माँ को निकालने वाली ये विद्या थी, उसकी खुद की दादी थी? और ये क्या फिर ये सब लोगों के सामने अपना क्या चेहरा लेके जाएगी? किस मुँह से ये उनका सामना करेगी? पर अभी कहते हैं ना कि जब इंसान गलत काम करता है तो इनका उसका अंजाम सोचता तो है नहीं, और ये भी नहीं सोच पाता है कि अगर हम कभी पकड़े गए तो या हमारी कभी भेद खुल गया तो हम दूसरों का सामना कैसे करेंगे। अगर कोई इतना सा भी सोच ले ना तो वो शायद कभी कोई अपराध करे ही ना, या कुछ इस तरह की हरकतें करे ही ना। अभी ऊपर से तभी वहाँ से ये ये अरमान आया है और क्रिश पे चिल्ला रहा है कि जो है दादी साहब की रिपोर्ट्स आई हुई हैं, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अब क्योंकि वो भी अभी डरा हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें गलती तो क्रिश की है, क्योंकि अगर कोई रिपोर्ट्स आई हैं हॉस्पिटल से कुछ भी है तो उसको एक बार बताना चाहिए था। क्योंकि अब उसमें ये नहीं पता कि भाई कोई अच्छी बात लिखी है कि कोई घबराने वाली बात है कि कुछ उसमें दादी साहब को कोई दिक्कत है, या अब ये तो इसमें तो खैर अभी अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता ना। और इधर मायरा ने दादी साहब के उस पे फ़ोन पे कॉल किया है, और जिसे मायरा अबीरा ने उठाया, सॉरी। और उसने कहा कि मैं अभी दादी साहब को फ़ोन देती हूँ, कह रहे मुझे आपसे बात करनी है और मुझे मिलना है आपसे। और ये सारी आग मुझे लगता है जो है वो तो खुद में ही काफ़ी है, और उधर मेहर भी है वहीं पर है, और उसकी लगाई हुई आग नज़र आ रही है मुझे तो। क्योंकि अभी वो तो कुछ ना कुछ करके इनकी ज़िंदगी में आना चाहती है और अरमान की पत्नी बनना चाहती है। वो ये नहीं जानती कि अरमान जो है अभीरा से कितना प्यार करता है। पर ये लोग ये कभी सोच क्यों नहीं पाते कि जिस लड़की ने अपनी सारी ज़िंदगी इन लोगों के लिए इतना कुछ किया तो वो इन लोगों को ऐसे छोड़कर क्यों जाएगी? ये और विद्या का तो कर पे तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जिस लड़की ने इनका 7 साल तक वो करा, ख्याल रखा, जो भी किया, उसके बाद तो इसको विद्या को अबीरा के पैर धो के पीने चाहिए थे, लेकिन उसने तो बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। वो 7 साल ये भूल कैसे गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने चाहे इनके पास पैसे नहीं थे, इसने कैसे कैसे करके वकालत करी है, उसमें वो करा है, और इन लोगों को अच्छे से खिलाया पिलाया। हालांकि ये दोनों भी करती थी काम, साड़ियाँ वगैरह ये भी बेचती थी, और उसमें भी अभीरा इनकी हेल्प करती थी। उन साड़ियों को बेचने में भी अभीरा ही हेल्प करती थी, तब इनकी जाके साड़ियाँ बिकती थी। नहीं तो ये तो दोनों सास बहू वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ पड़ती थी। लेकिन इतना जो है इतना एहसान फरामोश होना अच्छा नहीं है। दादी साहब फिर भी सुधर गई हैं, वो बहुत सुधर गई हैं, लेकिन इसको क्या कहें। और अगर अब ये चाहे सोने की बन के भी आ जाए ना विद्या, और कह दे कि मैंने गलती कर दी, लेकिन अब इसे कोई भी इसको माफ़ ना करे, और या तो इसे घर से निकाल दे, या इसको घर से निकालना इतना वो नहीं है। इसको करना तो ये चाहिए कि ये घर में ही रहे, लेकिन अभी कोई भी ना तो इससे बात करे, ना कोई इससे अपना रिश्ता रखे, तब इसको समझ में आएगा कि असली सज़ा होती क्या है। होना तो इसके साथ यही चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करती ना अभीरा को और ना ही अरमान को। जब रोहित था तभी अरमान को सेकेंडरी रखती थी, और अब रोहित चला गया है
तो ये अरमान 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 और अरमान की ज़िंदगी का फैसला लेने वाली ये होती कौन है? जब ये शादी करके आया था, कोई भी माँ अपने बच्चे को वो श्राप नहीं देती, बद्दुआ नहीं देती जो इसने दी थी कि तू कभी खुश खुश नहीं रहेगा। तो आज इसका श्राप, उसकी बद्दुआ फल तो गई। कहाँ है खुश अरमान? ना मायरा खुश है ना अरमान खुश है। दोनों में से कोई खुश है? नहीं। अभीरा को मायरा ने मिलने बुलाया है और वो कहते हैं कि इस वजह से उसके बाद से बहुत खुश है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन अभी ये दादी सा को नहीं, दादी सा ये समझ तो गई है कि मायरा कॉल कर रही है और मायरा ने उसको मिलने बुलाया, पर अभी ये सब बातें दादी सा ने किसी को शायद बताई भी नहीं है और बताना भी ज़रूरी नहीं है कि भाई। और ये मेहर मायरा को लेकर जहाँ पे घाट पे है वहाँ पहुँच गई है और ये उसकी दिशा की बुआ जी उससे पूछ रही हैं कि तुम्हारी बीनी, तो उन्होंने कहा कि वो रही उसकी और वहाँ वो खूब खुशी में डांस वांस कर रही है। और रिकैप जो दिखाया गया था उसमें मायरा उसको कह आई हेट यू मम्मी। आज के लिए भी बस इतना ही। यस सुचि जी, मिस्टर कान्हा के बारे में आपने बिल्कुल कहा है सही, क्योंकि मायरा मिस्टर कान्हा को मानती है, मगर ये जो बात मायरा ने कही है बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में आके, एक माँ को गाली देने के ही बराबर होता है कि आप माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो, तो इसकी तो सजा मिलेगी मायरा को। बिल्कुल कहा आपने सही। तो ख्याति जी आपकी बात भी सही है पदार्थ के बारे में कि अपने गिरेबान में झांक के भी तो देखें, नहीं देखते क्योंकि इनको पता है कि हम अंदर से कितने काले हैं, इसीलिए तो ये सब के सब ऐसे ही अभीरा को ही कोसते रहते हैं। बिल्कुल करेक्ट। और सुजाता जी आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, विद्या ने इन तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, सुधारने के चक्कर में बर्बाद कर दी। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्योंकि के रिव्यू सुनते हैं। जी ना जी, मैं सोच रहा क्योंकि साथ सीजन 2 के लिए मुझे लगता है आप सही कहा कि वो गलत फैमिली में हुआ है करण और नंदिनी के बीच में, और बात करने से हल मिलता है। और ये भी क्लियर हो गया कि माँ को पता चल गया कि करण की वजह से गोमजी बात हुई, लेकिन एक बड़ी बात है किसी को एक करने में, और उसको यकीन नहीं था कि वो बात मेरे फ़ोन लेगा, उठा लेगा और बात सुनेगा। और ये इसमें हाईलाइट है कि आपकी गट फीलिंग हमेशा आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे वार्निंग हो या एक लेके आपकी हिम्मत देती हो। आपकी गट फीलिंग हमेशा इंस्टिंक्ट, उसे ईएसपी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, हम सब में होती है, सिर्फ उस पर यकीन करना है और कैसे अमल करना है, यही बात होती है। और जिस तरह अच्छे से पोज दे रहे थे और उसको एक्चुअली वो हवा में मारना था ताकि उसको लग भी जाए, उसको काम भी मिलेगा, लेकिन वृंदा को पता चल गया कि नहीं हुआ तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो कैसे पता चलेगा और पता करेगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। वाह, कहते हैं ना राम मिलाए रब ने मिलाए जोड़ी, यही है। और प्रोमो में मुझे एक बात चिंता है कि वो कोशिश करेगी लेकिन बाद में मिहिर का पत्नी बनना चाहती, ये कैसा है? एक करेगी और उसको भी बहन का देखभाल करेगी, एटलीस्ट ये सब, बट ये तो इतना शौक के ऊपर शौक दे रही है। और अभी मिताली तो ज़रूर बड़ा कांड करेगी, वो अंदर जाएगी तभी उसका अक्ल आएगा। और जब उसकी बेटी भी उसको ऋतिक ने डाल दिया, इसलिए मेरा काम निकल गया। पहले झूठ से कोई भी रिश्ता बना हो या जो झूठ से जो भी काम लो, तो कभी काम या कभी भी पूरा नहीं होता। उसके गलती ना मानने के बजाय ये ऐसा कर रखे है, क्या डिस्कस्टिंग है। मैं प्यार है माय डियर, वो आपको समझ में नहीं आई, आपकी समझ से बाहर है।
इतना घटिया ये तो नहाने से बहुत तेज थी। तीनों तीन नालायक घटिया है। जो कातिल करता है ना उससे ज़्यादा उसको साथ देता है ना वही सबसे बड़ा खतरनाक इंसान है। हाँ देखो मिताली, उसके कर्म की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी भी उसका अक्ल नहीं आई और इतना बड़ा कांड करेगी, वो अंदर ही जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति कल का एपिसोड देखा। जिस तरीके से गौतम के बेटे ने, नकुल ने उसको आईना दिखाया है कि आप भी तो अपनी माँ से इसी तरह पेश आते थे ना, आप भी तो अपने माता पिता से इसी तरह बिहेव करते थे। तब जाके उसे सारी गलती याद आई जो उसने उस टाइम की थी। इसीलिए कहते हैं कि जो तुम अपने माँ बाप के साथ करते हो ना, वो बच्चा तुम्हारे साथ भी वही करता है। तो अच्छा है तुम लोग घर चले जाओ, वहां उसके दादा उसका सपना पूरा कर देंगे। उसे विलायत ही भेज रहा है ना, लेकिन खुद की भी तो अकड़ नहीं टूट रही है। खुद भी तो एटीट्यूड में है कि नहीं घर नहीं जाना है, लेकिन खुद के बेटे और पत्नी से अलग जरूर रहना है। और वो कहते हैं तुम, मैं तुम्हारा बापू, तुम ऐसे कैसे बात करते हो? तो आप भी तो अपने माता पिता से ऐसे ही बात करते हैं ना, मैंने देखा है आपको। आप भी तो इसी तरह से उनके साथ पेश आते हैं। तो नया क्या है? आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? आप मेरा कोई सपना पूरा नहीं कर पाए। और ये सच भी है कि गौतम अपने बेटे को बाहर भी नहीं भेज पाया। लेकिन एक बात तो उसने सही कही है कि इंडिया में क्या कमी है भाई, यहाँ रहकर भी पढ़ सकते हो। जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे सारे दोस्त गए तो तुम भी जाओगे। और वहां जाके क्या पढ़ लिख के कौन सा तुम तीर मारोगे? क्या इंडिया में रहकर बच्चे पढ़ाई करके साइंटिस्ट, आईपीएस ऑफिसर, इंजीनियर सब नहीं बनते क्या? क्या उसके लिए विलायत जाना जरूरी है? यूएस जाना जरूरी है? ये कौन सा बात हुई कि जिस तरीके से पापा गए, करण चाचू गए, पार्थ भी था तो मैं भी जाऊंगा। और सच में ये अंगद तो ऋतिक से भी गया गुजरा है। सबसे बड़ा लूजर तो ये है, एक तो ना उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन दिखते हैं, ना उसकी एक्टिंग कोई ढंग की है, कुछ नहीं। हमें लगा कल के पत्थर देख के और वो चद्दर देख के कुछ तो आइडिया दौड़ाएगा, या फिर ये भी कहेगा कि जब मैं आपकी बेटी की साथ जो गलत हो रहा था उसके लिए मैंने आवाज उठाई, तो मैं किसी लड़की को मारूंगा कैसे? कुछ भी बहाना बना सकता था कि ये मेरे संस्कार नहीं है, मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया है। हाँ, मैं काम के लिए उतनी दूर अपने घर से, गांव से दूर आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी लड़की की बेइज्जती करूँ। ये नहीं सिखाया मेरी माँ ने। ये तक भी बोल सकता था, जरूरी था। और सही समझाया वृंदा ने कि ये मुझे नहीं मार पाएगा, इसलिए उसने जब पत्थर फेंका तो वो दूर जाने वाला था, लेकिन जानबूझकर वृंदा सामने आई और उसे चोट लगी और अब खुद के हाथ घायल कर रहा है। और मैं कहती हूँ कि जब तुम लोगों को पता है कि यहाँ के क्या हालात है और यहाँ पे तुम लोगों को बहुत ही सावधानी से रहना है, तो कहीं पे भी दोनों मिल रहे हैं, वो भी खुलेआम मिल रहे हैं। देख लिया उस नंदू की पत्नी ने, और मुझे सच में नंदू बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ये नंदू ही सारा सच बताएगा कि वर्कर्स की यहाँ क्या हालत है। क्योंकि उसने बिल्कुल सही किया, थप्पड़ मारा तो कि तुम कौन होते हो मेरे जगह पे बदला लेने वाले, और एक औरत को मार रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम में और हम में फर्क क्या रह गया फिर? हम में और मालिकों में क्या फर्क रह गया? अगर हम इस तरीके से करेंगे, एक औरत की इज्जत नहीं करेंगे तो क्या हमें ये सिखाया गया है कि हम इतना नीचे गिर जाए कि एक लड़की को हमारी जो मालकिन है उनको मारे? हर एक गलती उस विक्रम की है और आप सजा मालकिन को दे रहे हो। मुझे सच में नंदू बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये अंगद थोड़ा दिमाग से काम करे ना, तो सच में वो नंदू को अपने साथ लेकर बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये तो पूरा लूजर का लूजर ही है। ऋतिक से ज्यादा लूजर तो ये है, एक नंबर का फट्टू है। कम से कम वृंदा में हिम्मत तो भी है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। साल के 1 महीने के 70-80 लाख का नुकसान हो रहा है, वो हमें ठीक करना है। इससे अच्छा तो किरण था
थोड़ा सा दिमाग से मानसिक तौर पर दिखाया था, लेकिन ऐसे दिखाया था उसे दिमाग से नहीं, लेकिन वो उसी प्रकार से है जैसे वो वर्कर के साथ में ही हो और उसे नौकरी की जरूरत है। लेकिन ये अंगद तो किसी काम का नहीं है। एक तो एक्टर एकदम घटिया है और उससे घटिया उसकी एक्टिंग है। और चलो, कल बहुत अच्छा लगा, समय राय ने कितनी अच्छी फोटो खींची। सच में ऋतिक भूल ही गया कि सामने समय रहा है, लेकिन मुन्नी को पता था, उसने इशारा भी किया तो भी कुछ नहीं, और कहा कि आप अपने मीडिया सोशल मीडिया पर ही करो, तो हम नहीं चलाते, दोनों ने मना कर दिया। लेकिन समायरा की वजह से उसने अपने सोशल मीडिया पर वो फोटो डाली, और जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। समझी मिताली, तुम ऋतिक के साथ तलाक ले लिया, लेकिन तुम ये भूल गई कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ अच्छा कैसे होगा। खुद को सिंगल दिखाकर तुमने वो चीटिंग से राउंड जीता था, और लोग इतने मूर्ख नहीं है, वो ऑर्गेनाइजर है, सब कुछ चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक किया, उसे पता चल गया तुम्हारी बेटी है, तो तुम्हें ये भी कहने का मौका नहीं दे कि तुमने डाइवोर्स ले लिया है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि तुमने झूठ बोला, चीटिंग की, और उनका व्यवहार देखा जाता है और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला है, और अब उसे बदला लेना है ऋतिक से। यही आता है, तुम्हारी माँ से भी वैसी ही थी, घटिया, वैसे तुम हो। तुम्हारी माँ ने संस्कार ही कहाँ दिए तुम्हें अच्छे, अगर देती तो ऐसे गलत रास्ते पर नहीं चलती तुम। लेकिन ये मत भूलना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद ही एक दिन गड्ढे में गिरता है। तो गलत तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और गौतम को भी उसके बेटे ने आईना दिखाया है, रियलिटी चेक दिया है, और यहाँ वृंदा ने, अब पता नहीं नंदू की पत्नी ने देख लिया है दोनों को, अब क्या बहाना बनाता है देखते हैं। और दीपू अच्छा है क्या है, उस आदमी किस तरह से वही नहीं समझ में आ रहा है कि उसका असली चेहरा क्या है, वो अच्छा है या बुरा है। कल नंदू की यस सुची जी, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि मिताली अब बड़ा कांड करेगी, क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन में कांड करेगी और फिर भुगतेगी भी, ये भी बात सही है। और ख्याति जी, आपकी बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर अंगद थोड़ा भी दिमाग से काम लेता तो बहुत कुछ कर सकता था नंदू के साथ मिलकर, बिल्कुल, क्योंकि नंदू का हार्ट थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये थे आपके रिव्यूज, कैसे लगे बाकी सबको, जिन्होंने भी इन सब बहनों को सुना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.